Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूजीसी के चेयरमैन मिस्टर जगदीश कुमार सर ने ऑलरेडी हमें अपडेट दे दी है दैट इन द मंथ ऑफ जून सेकेंड वीक, जून के सेकेंड वीक में आपके यूजीसी नेट एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 मंथ स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रॉपरली क्रिएट कर दिया फॉर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके चैनल पे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने देख लिए, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम। देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी एंड वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि सर फॉर्म्स नहीं निकले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं निकले हैं, पता नहीं कब हम फॉर्म फिल करेंगे, कब हम तैयारी करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट सब। सी दीज थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। हमारे कंट्रोल के अंदर हमारी तैयारी है। अगर हमें एक बेसिक टेंटेटिव आइडिया भी लग गया है कि जून में हमारा एग्जाम हो सकता है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर करना है। इन एनी केस अगर एग्जाम्स एक्सटेंड हो जाते हैं, लेट से जुलाई में एग्जाम होते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी का, विच इज़ अ गुड थिंग। सो अभी प्लीज़ ये मत सोचिए कि एग्जाम के फॉर्म्स कब निकलेंगे, एग्जाम कब कंडक्ट होगा। अभी बस ये लेके चलिए कि हमारे पास जून सेकेंड वीक तक का टाइम है और हमें ये 2 मंथ्स बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी को देने हैं। ठीक है, इसी थॉट के साथ हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वेयर आई एम गोइंग टू कवर द पास्ट ईयर पेपर्स। स्पेसिफिकली आई एम स्टार्टिंग विद 2021 बिकॉज वो सबसे रिसेंट एग्जाम है, बट आई एम गोइंग टू कवर इट टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज मैं 2021 के जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसके टॉपिक्स लेके आऊंगा। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके पेपर 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो इसी तरीके से कल मैं रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करने वाला हूं। आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं दीज आर फ्रॉम योर कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट शिफ्ट, बिकॉज यही सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं मेजरली। तो जो कॉमर्स के 3 शिफ्ट हुए थे और जो एक मैनेजमेंट का शिफ्ट हुआ था, उसके जो क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं, मैं आपको यहाँ पे अप्रोच भी बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उन कंसेप्ट को भी समझना है। तो मैं साथ साथ आपको ये कंसेप्ट समझाता भी जाऊंगा, सो यू नीड नॉट वरी। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। सो लेट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का है। बट आप 2 से ढाई महीने के बीच में अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं अगर आप सिस्टमैटिकली तैयार कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1, तो जो कोर्स है दैट इज फॉर ₹6,000। ठीक है, ये 3 मंथ्स का कोर्स है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको 300+ वीडियोज एंड पीडीएफ्स मिलेंगी, 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड देयर इज गोइंग टू बी 2 बुक्स। वन इज गोइंग टू बी फॉर एमसीक्यूज, जिसके अंदर 1500+ एमसीक्यू क्वेश्चन है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन, और साथ साथ एक पास्ट ईयर पेपर बुक भी है जिसके अंदर आप 2021 तक के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्रहेंसिवली कवर्ड इन द कोर्स। सिमिलरली अगर आप पेपर 2 कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द सेम। इट्स अ 3 मंथ कोर्स, 7,000 रुपीज का है। इसके अंदर आपको 500+ वीडियोस मिलेंगी अलॉन्ग विद पीडीएफ्स। देन यू आर गोइंग टू गेट 1 एमसीक्यू बुक, जिसके अंदर अगेन 1500+ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज डिवाइडेड हैं, ताकि आप हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। एंड देन यू हैव 10 मॉक टेस्ट एज वेल विच आर एज पर द लेटेस्ट एनटीए पैटर्न। ठीक है, अगर आप कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू ओनली ₹10,000। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द कोर्स। और कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट अनुज जिंदल पे जा सकते हैं एंड देयर इज अ डिस्काउंट रनिंग दैट इज क्रैश 50। ठीक है, तो वेबसाइट पे चले जाइए एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से चलेंगे। सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस वेरी थॉरोली। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखते हैं। यू कैन मेक द बिहेवियर यू टीच, टीचर के बारे में बात हो रही है, मोर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का क्या मतलब होता है? जो ज़्यादा वैलिड है, जिस पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, इट इज़ मोर ऑथेंटिक, उस पर ज़्यादा बिलीव किया जा सकता है। ठीक है, बाई चेंजिंग द इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉट यू आर टीचिंग एज ऑफन एज पॉसिबल एंड इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। देखिए क्या होता है, आपने कई बार क्लासेस अटेंड करी होगी, मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो वहाँ पे क्या होता होगा, आपको ऐसा फील होता होगा कि टीचर एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करता है एंड देन इररिलेवेंट बातें करने लगता है, अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने लगता है। ठीक है, तो हमें बेसिक मतलब क्या है कि अगर हमें स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक टीचिंग देनी है, तो इन इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स को, जो भी ये इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कभी कभी पढ़ाते समय आ जाते हैं, आई एम श्योर मुझसे भी ये गलती होती होगी, उसे हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है, स्टूडेंट गेट्स लॉस्ट इनटू इट। आप ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आप कुछ इररिलेवेंट चीजें बताने लगते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बताने लगते हैं, तो स्टूडेंट उसमें लूज आउट कर जाता है कंसेप्ट को, और जो बेसिक पर्पस था कंसेप्ट समझने का वो मिस आउट हो जाता है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट बीइंग गिवन टू यू।
ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि आपको चेंज करना चाहिए, आपको इन इरेलेवेंट एस्पेक्ट्स को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको पहले मतलब बता रहा हूं, देन विल मूव टू द आंसर। सेकंड स्टेटमेंट सेज टू टीच बिहेवियर दैट इज ऑथेंटिक। सेम ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यू किया जा रहा है। योर लेसन need not present content in a way in which it will be used by your learners on assessments in subsequent grades and in the world outside your classroom। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको लोगों के बिहेवियर को ऑथेंटिक बनाना है तो आपको आपके लेसन को ऐसे नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि बच्चे बाहर यूज कर पाए। भाई ये अच्छी बात है, दिस इज आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड मूव, बिकॉज हमारा जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए या जो स्टूडेंट को सिखाने का तरीका होना चाहिए वो सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है एग्जाम दे दिया, नंबर स्कोर कर लिया, अच्छा परफॉर्म कर लिया, बट रियल लाइफ में उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप नाउ द बोथ स्टेटमेंट्स आर क्लियर। पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स को या इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स को हटाने की। स्टेटमेंट 2 बात कर रहा है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके कंटेंट को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, नॉट इज अ वर्ड, दैट इज अ कीवर्ड हियर, which is going to be useful to the students in subsequent grades, आगे वाले क्लासेस में उनके काम आएगा या फिर क्लासरूम के बाहर उसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आई कुड सी अ लॉट ऑफ आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई एम देयर टेकिंग योर डाउट्स देयर। ठीक है, चलो आई होप इट्स वेरी क्लियर। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है, इररिलेवेंट चीज़ों को हटाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उसको ऑथेंटिक बना सकें। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें अपने कंटेंट को ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि स्टूडेंट सिर्फ अपनी करंट क्लास में नहीं सब्सिक्वेंट क्लास में भी यूज कर पाए और क्लासरूम के बाहर अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? थर्ड is going to be the correct answer. I hope you have given this as the answer. I could see Mosmi and a lot of students Ishika giving third as the correct answer. ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझसे चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। चलो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। अरेंज दीज इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स। जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि अगर टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है लेसन स्टूडेंट्स को, तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी अ सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। आई थिंक बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी सी कि आपके आंसर्स आ रहे हैं, तब तक मैं आपको एक बार ऑप्शन समझा देता हूँ। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, एलिसाइटिंग डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब आपका डिजायर्ड बिहेवियर वो एक्सपेक्ट कर रहा है ताकि आप सीखने के बाद एक प्रॉपर बिहेवियर शोकेस कर सकें। थर्ड, गेनिंग अटेंशन। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड E1 इज योर फीडबैक। ठीक है, आई थिंक बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले अगर मुझे किसी स्टूडेंट को समझाना है तो मैं क्या आपको बोलता हूं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि मैं आपके अटेंशन को ग्रैब कर सकूं। द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी गेनिंग अटेंशन। सबसे पहले आप अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, एक बार आपने अटेंशन ग्रैब कर दिया, योर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन इन्फॉर्मिंग द पार्टिसिपेंट्स कि ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जा सके। दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज प्रेजेंटिंग द कंटेंट। मैं आपके सामने कंटेंट लेके आता हूं दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, ये हमारा सिलेबस है आज का, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फोर्थ इज एलिसाइटिंग डिजायर्ड बिहेवियर। मतलब डिजायर्ड बिहेवियर मेरा क्या है कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके जाएं इन सेशंस के अंदर। और लास्ट स्टेप क्या होने वाला है? गिविंग यू द फीडबैक। जब आप लास्ट में मुझे स्कोर बताते हैं तो मैं उसके बेसिस पे आपको फीडबैक देता हूं। ठीक है, सो लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। द आंसर्स आर कमिंग फॉर सी। मेजॉरिटी आंसर सी के लिए आ रहे हैं। वेरी गुड गोइंग ऑल ऑफ यू, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंशियल स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। आई होप दिस इज क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पीगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको मैंने पहले भी स्पेशली डील किया हुआ है। प्लीज लाइव सेशन वाले सेक्शन में जाके टॉपिक सर्च करिएगा पीगेट थ्योरी, और वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे भी आपको ब्रीफ देने वाला हूं, डोंट वरी। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू पीगेट, द एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग 3 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। देखिए कंजर्वेशन प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप किसी चीज को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं आपको कहूं कि आप वाटर को, देयर इज अ वाटर, आप उसको किसी बीकर में कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू पुट इट, रिजर्व इट इन अ बीकर, एक बीकर में डाल के, जैसे आप कई बार फ्रिज में रखते हैं। सो वो प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है कि स्टूडेंट किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने एक बीकर लिया विच वॉज इन अ शेप ऑफ लेट्स से रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा मैंने बीकर लिया लेट्स से विच इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तीसरा मैंने बीकर लिया जो
थोड़ा सा ओवल शेप का है, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन इशू हो सकता है कि स्टूडेंट को समझ में ना आए कि क्या जो उसके अंदर क्वांटिटी रखी हुई है इन 3 बीकर्स के अंदर ए, बी एंड सी, इज इट द सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और नॉट। तो ये कंजर्वेशन प्रॉब्लम होती है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है बिकॉज वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी शेप्स एंड द क्वांटिटी, बट बच्चों को नहीं समझ में आता, स्पेशली जो बिल्कुल यंग एज में है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पर्पस क्या है कि इस कंजर्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो कि पीगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से निकल के आता है। बट उसके पहले हमें 3 एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी, कॉम्पेंसेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। 3 कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अगर आपने पीगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका जवाब आता है। सेकंड स्टेटमेंट, द स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कहाँ लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेसिक क्लासिफिकेशन करूं तो हम करते हैं क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब प्लीज ये मत बोलिएगा इंडिया हैज डैश एंड डैश स्टेट्स, ठीक है। हम इन 3 स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। इसको क्लासिफाई करने के लिए लिखा हुआ है, द स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन does not depend on a student's ability to focus on a single characteristic of object in a set and group the objects according to that characteristics। हमने लाइफ में कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ी हो, चाहे हमने एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ा हुआ हो बायोलॉजी के अंदर, या फिर हमने केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का चैप्टर पढ़ा हुआ हो, हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, तभी हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। सिमिलरली जब हम स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो आपको याद हो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि देयर एवरीवन गेट्स एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। सिमिलरली हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पढ़ा था दैट इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो हमें कुछ ना कुछ सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लासिफाई इट, ठीक है। तो ये हमारे 2 स्टेटमेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हिंट ऑलरेडी मिल चुका है। लेट्स सी के आंसर्स आ रहे हैं, बट उसके पहले एक बार आपको मैं ये 3 कंसेप्ट समझा देना चाहता हूं बिकॉज देयर आर चांसेस कि स्टूडेंट्स ने ये कंसेप्ट ना पढ़े हो, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टील के बारे में बात करते हैं, लोहे के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन दीज, और फास्टेस्ट मुझे कहना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द ट्रैवलिंग। मतलब अगर आप कभी आपने एक वो एग्जाम्पल देखा हो कि अगर आप जो आपके ट्रैक्स बने होते हैं रेलवे ट्रैक्स, कभी आपने अगर उस पर कान लगा के सुना हो, बहुत दूर हो सकता है कि ट्रेन हो, जो आपकी ट्रेन आने वाली है, हो सकता है बहुत डिस्टेंट पे हो और आपको नज़र भी ना आ रही हो, बट उसके अंदर थोड़ी सी मरमरिंग साउंड आती है। कभी ट्राई करके देखिएगा अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ट्रैक्स एक्सेसिबल हैं, तो यू विल रियलाइज कि आपको हल्की सी मरमरिंग साउंड आने लग जाएगी या वाइब्रेशन फील होने लग जाएगी एटलीस्ट, जिसके वजह से आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है कि जिस भी चीज़ को आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मटीरियल की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर के बारे में बात करें तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसी भी फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। सेकेंड इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। दे मेंटली रिवर्स द स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हम आइस को पिघला के वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को इवोपरेट करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा, आप लिक्विड को जमा के सॉलिड स्टेट में या फिर आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक दूसरा कंसेप्ट है जो पहले बच्चों को समझाना पड़ता है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ पहले लेट्स से आइस क्यूब्स के फॉर्म में रखी गई है, अगर मैंने उसको पिघला के वाटर में कन्वर्ट कर दिया या फिर लिक्विड फॉर्म में ले आया, दैट डजंट मीन दैट द कॉन्जर्वेशन एलिमेंट या फिर जो क्वांटिटी है वो चेंज हो गई है। So that is the element of reversibility, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली रिवर्स करना स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, इसमें कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। दे अंडरस्टैंड दैट हाइट कैन बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द विथ। इसका क्या मतलब है, लेट्स से एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। लेट्स से आपके सामने एक बड़ा सा मैंने गिलास रख दिया, ठीक है, डोंट गो इनटू द डायग्राम, ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट लेट्स से एक मैंने गिलास रख दिया, ठीक है, जो थोड़ा इस शेप का है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसकी जो विथ है ये कम है, इसको लो कर देते हैं, बट जो हाइट है दैट इज क्वाइट गुड, ये अच्छी खासी हाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन का क्या मतलब है कि अगर इसके अंदर लेट्स से वाटर भरा हुआ था, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वाज फिल्ड, एंड लेट्स से अब मैं इसको एक बीकर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज माई बीकर, ठीक है, जो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो कॉम्पेंसेशन का एलिमेंट स्टूडेंट्स को क्या समझाना चाहिए कि यहां पे हो सकता है हमने हाइट कम कर दी, यू कैन सी हियर द हाइट इज लेस, बट यहां पे हमने क्या किया, विड्थ को बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में पिक कर लूं और एक गिलास में रख दूं और दूसरा इस बीकर के अंदर रख दूं, देयर आर हाई चांसेस, अगर सेम वैल्यू है,
due to the shape, compensation in terms of height and width, or height and what do you say, the broader base, it is going to compensate each other and quantity दोनों के अंदर सेम ही रहने वाली है. लेट्स से मैं 200 ml क्वांटिटी अगर ले लूं तो हो सकता है कि 200 ml क्वांटिटी, इनफैक्ट बिल्कुल पॉसिबल है कि 200 ml पानी इस गिलास के अंदर भी आ जाए और इस बीकर के अंदर भी आ जाए. तो ये बच्चों को समझाने के लिए उनको ये पता होना चाहिए दैट द हाइट कैन बी कॉम्पेंसेटेड विद द विथ, जो कि हमने यहाँ पे किया था, हमने हाइट कम कर दी और विथ हमने बढ़ा दी. ठीक है, दिट माइट लुक वेरी इजी टू यू, बट एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए जो 7 साल का है, 8 साल का है, कम उम्र का है, इज अ वेरी यंग गाय राइट नाउ, यंग चाइल्ड इन फैक्ट, उसको ये सब कंसेप्ट पहले समझाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक हिम अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स. ठीक है, आई होप आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. देखिए थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट टू वॉच इट बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, कंजर्वेशन प्रॉब्लम समझने के लिए पहले ये तीनों कंसेप्ट समझना जरूरी है. बट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. वाई? बिकॉज एक कैरेक्टरिस्टिक्स पहले समझनी जरूरी होती है इन ऑर्डर टू मेक अ क्लासिफिकेशन. अगर आपको नहीं पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, हाउ डज वी कन्फिगर कि एवरी ऑब्जेक्ट इज गेटिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, तो आप उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर नहीं क्लासीफाई कर पाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 होगा दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट एंड देयरफॉर द आंसर इज थर्ड, that is statement 1 is correct while statement 2 is incorrect. ठीक है, I hope this is clear. If you have any doubts, let me know in the chat box. Let's move to the fourth question. चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं. काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं. इंडिया हैज़ बीन अट्रैक्टिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ डैश. नाउ अ लाइटर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे लाइटर क्वेश्चन मिला है हमें कि इंडिया जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम अट्रैक्ट कर पा रही है, कम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज लैक ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. उनको रहने की जगह नहीं मिल रही प्रॉपरली. डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम इंडिया से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि एटलीस्ट आपने अपने नर्सरी प्री नर्सरी के बाद 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करी होनी चाहिए. तो जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी एडमिशन मिल जाता है एज कम्पेयर टू बीकॉम या फिर जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है. बिकॉज बीटेक में क्या हो गया, 12th करिए आपने, मतलब 12 क्लासेस पढ़ी, देन 4 ईयर्स का बीटेक, इट कम्स आउट टू बी 16. बट अदरवाइज क्या होता है, 12 + 3, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट, तो 15 ही साल हुए. तो ये क्वालिफिकेशन हमें मैचअप करनी पड़ती है. ठीक है, सिमिलरली जब फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं तो भी उनको सेम चैलेंज फेस करना पड़ता है. ठीक है, इज इट ड्यू टू द रिजिड एडमिशन प्रोसेस? ये तो नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है, बहुत इनिशिएटिव्स लेती है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके. बिकॉज जितने आपके पास फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे ग्लोबल रैंकिंग बढ़ जाएगी. जो इंटरनेशनल रैंकिंग के बारे में हम बात करते हैं वो इंप्रूव हो जाती है. इसलिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि उनके जो एडमिशन प्रोसेस है उनको बहुत ही सिंप्लीफाई और कॉम्प्रहेंसिव बनाया जा सके. ठीक है, लैक ऑफ एंथुजियाज्म अमंग टीचर्स, लैक ऑफ एंथुजियाज्म अमंग स्टूडेंट्स. सो दीज आर योर ऑप्शंस. लेट्स सी कौन इसका सही जवाब देता है. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. आई होप यू आर गेटिंग द आंसर. काफी सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है एंड द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी ओनली. तो रेसिडेंशियल की प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू अडैप्ट विद पीपल इन इंडिया, एंड डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन. उनकी जो भी पहले की एजुकेशन है उसको थोड़ा रिकॉग्निशन मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनके फ्रैक्शन ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम आते हैं इंडिया के अंदर. ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर. ए एंड बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. द टर्म ओपन लर्निंग. मैं आपको बता दूं आज 10 क्वेश्चन है हमारे पास, तो प्लीज सेशन को प्रॉपर्ली अटेंड करिएगा. दिस इज गोइंग टू बी 10 questions today. ठीक है, फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड. द टर्म ओपन लर्निंग रिप्रेजेंट्स अप्रोचेस दैट फोकस अपॉन डैश. जब भी हम ओपन लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग ही आता है, विच इज एक्चुअली करेक्ट. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जिसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, क्या फोकस है उसका, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर. ओपनिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविजन. ठीक है, फ्रीइंग लर्नर्स फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस. मतलब एक किसी टाइम पे एक किसी जगह पे आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं. लर्निंग एंड इवैल्यूएशन विदाउट अ स्पेसिफाइड करिकुलम. भाई ये तो नहीं पॉसिबल है कि करिकुलम ही ना बनाया जाए. ठीक है, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ लर्नर्स. फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है, आपको रात को मन कर रहा है आप रात को पढ़ लीजिए, आपको सैटरडे संडे मन कर रहा है आप सैटरडे संडे पढ़ लीजिए. सो दे आर गिविंग यू प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, लास्ट, मेकिंग स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम एनी एजुकेशनल लोड्स. मतलब आपके ऊपर कोई भी एजुकेशनल लोड नहीं है, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपको कुछ असाइनमेंट नहीं देना है. भाई ये कर दिया जाएगा तब तो फिर डिग्री की क्या ही वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो आइडियली आपका स्पेसिफाइड करिकुलम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड विदाउट लिखा हुआ है तो आप ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं. और
फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एजुकेशन लोड, कोई भी उनके ऊपर एजुकेशन लोड है ही नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो सी और ई ऑप्शन जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए, विच इज ए, बी एंड डी। ठीक है, आई कुड सी अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर ए, बी एंड डी ओनली। माधव इज गिविंग द आंसर, इशिका इज गिविंग द आंसर। कोई भी डाउट हो मुझसे प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, दो आई बिलीव कि जिस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Which among the following are the components of decision traps to illustrate what needs to be a possible evaluator framework to monitor the learning process? मतलब आपको क्या बोला जा रहा है, इसमें से कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डिसीजन ट्रैप की तरह काम करते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में रोकते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी ये वर्ड ट्रैप्स, बैरियर्स आए तो आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात होती है, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जबकि आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स डेवलप करें जिनसे आप लर्निंग प्रोसेस को बेटर इवैल्यूएट कर पाएं, बिकॉज जितना ज़्यादा हमें पता चलेगा लर्निंग प्रोसेस अच्छी चल रही है उतना ज़्यादा हम उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, सो देर आर सम कंपोनेंट्स विच आर गिवन एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। ओवर कॉन्फिडेंस, कोचिंग, फ्रेम ब्लाइंडनेस, टेकिंग शॉर्टकट्स, परसिस्टेंट कॉग्निशन। ठीक है, इन पांचों टर्म्स को एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, दो दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है, अब मैं आपको बता दूं, मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही होती है, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड दे फील कि यार हमें तो बहुत कुछ आता है, अब हमें मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम टेलिंग इट बाय माई एक्सपीरियंस कि मॉक टेस्ट लगाए बिना कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम में जाके बैठता है तो उसको चैलेंजेस आते ही आते हैं, बिकॉज वहाँ पे 3-3.5 घंटे, अगर सारा आगे पीछे का टाइम ले लिया जाए तो 3-3.5 घंटे आपको बैठना पड़ता है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टैमिना, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी ऑल्सो। तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस इज अ कॉम्पोनेंट जो हमें ट्रैप करता है। कोचिंग तो अच्छी चीज़ है, यू आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर्स, तो ये तो आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए। फ्रेम ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है, अब देखिए मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका फ्रेम ऑफ थॉट प्रोसेस ही कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 2 महीने की हिसाब से तैयारी करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बनाइए, अपने आप को जो टाइम फ्रेम दीजिए वो 2 महीने का बनाइए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमें तो बिल्कुल श्योरिटी है कि जून में एग्जाम नहीं हो सकता, तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम 3 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं और हम जुलाई के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, इसमें कोई प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है। बट ये सोचिए खुदा ना खास्ता बैड लक हो आपका, आपकी किस्मत खराब हो, अगर जून में एनटीए ने एग्जाम करा लिया तो आप क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 महीने तो आपके बचे हुए हैं, अभी आपने अपना सिलेबस तो कंप्लीट किया नहीं है। सो जो फ्रेमवर्क है तैयारी करने का वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्ट होना चाहिए। 2 महीने में प्रॉब्लम क्या है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट यू विल बी वेरी श्योर कि अगर 2 महीने में मेरा सिलेबस कवर हो गया तो मैं एटलीस्ट एग्जाम दे पाऊंगा। 3 महीने में क्या आपको पता है कि आपके 1 महीने का सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है। ठीक है, सो एटलीस्ट अगर वहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव ही करने वाला है ना, खराब तो नहीं कर सकता। सो देयरफॉर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ एस्पेक्ट ऑफ योर टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन ये जो कंपोनेंट है ये आपको डिसीजन ट्रैप में फंसाता है, सो दिस कैन अगेन बी द कंपोनेंट। टेकिंग शॉर्टकट, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, आप कह रहे हो सर एक काम करते हैं 5000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं या पिछले 5 साल के पास्ट ईयर पेपर लगा के चले जाते हैं। नाउ दिस इज अबाउट टेकिंग शॉर्टकट। आपकी किस्मत अच्छी हुई, सेम कंसेप्ट रिपीट हुए, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आजकल नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वरना आपको पता है क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, सो ओवर कॉन्फिडेंस, फ्रेम ब्लाइंडनेस एंड टेकिंग शॉर्टकट्स आर द कंपोनेंट्स जो आपको डिसीजन ट्रैप में फंसाते हैं और आपकी लर्निंग प्रोसेस को हैम्पर करते हैं। इनफैक्ट लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन देख सकता हूँ, लॉट ऑफ डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग अप, बट क्लियरली द आंसर इज गोइंग टू बी ए, सी एंड टी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। द रैशनलिस्ट मोड ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ डैश। अगर हम रैशनल होके चलें, रैशनल का क्या मतलब है, ये यूजिंग सम काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कंसेप्ट याद आ रहा है तो आपको याद आएगा, वहाँ हमने एक टॉपिक पढ़ा था रैशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल, जिसको हम कहते हैं, हर्बर्ट साइमन ने जिसे दिया था, जो कहते हैं कि भाई देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बट इंसान पूरी कोशिश करेगा कि वो एक रैशनल डिसीजन ले। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि रैशनलिस्टिक मोड ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, कि आप किस बेसिस पे रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इज इट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अथॉरिटी, लीगैलिटी, कुछ लीगल फ्रेमवर्क, लॉ से रिलेटेड चीजें देखनी है। थर्ड, लॉजिक लगाना है, या फिर इट इज गोइंग टू बी मैनिपुलेशन, मतलब चीट कर लेना है, मैनिपुलेट करना है लोगों को।
आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब सबको पता है। लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग फॉर लॉजिक एंड सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज रैशनल का मतलब क्या है, यूजिंग योर ओन लॉजिक्स और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेना। ठीक है, चलो, वेरी गुड गोइंग। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग? वर्बल लर्निंग का क्या मतलब होता है कि आप बातें कर रहे हैं, वर्बली बातें कर रहे हैं और उससे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अभी भी देखें तो हम क्या कर रहे हैं, यू आर एबल टू सी मी ऑल्सो, ठीक है, देयर इज ऑल्सो वीडियो वर्किंग एज वेल एज देयर इज एन ऑडियो वर्किंग। तो जब आप वर्बल लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो एक इसमें से एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि आप वर्बली चीज़ों को सीख सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू इनहांस योर लर्निंग। तो हमें उनका नाम बताना है, वी हैव टू टॉक अबाउट देयर नेम, एंड आई थिंक ये बहुत ही आसान से कंसेप्ट्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको अगर अप्रोच सिखाऊं थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि डीप में जाइए, थोड़ा बहुत इन सारे नाम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला नाम है बेंजामिन ब्लूम, जिसको आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इन्होंने दिया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो बेसिक भी अगर आपको पता होगा, जहाँ पे हम साइकोमोटर, इफेक्टिव और कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता होगा तो क्या होगा कि जब बाद में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, डेविड ऑसुबल, दिस इज द सेकंड पर्सन, इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट। जेरोम ब्रूनर जो थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था पॉजिटिव साइकोलॉजी का। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे और ये कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में बात करते थे कि स्टूडेंट्स लर्न कैसे करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनकी साइकोलॉजी से उनका बिहेवियर कैसे डिटरमाइन होता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर टॉट बाय जेरोम ब्रूनर। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग, अगेन अ वेरी फेमस पर्सन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, बट इन्होंने कहा था दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द काइंड ऑफ मॉरल रीजनिंग एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मॉरली स्टूडेंट्स को कैसे रीजनिंग सिखाई जा सकती है, जहाँ पे वो मॉरल वैल्यूज, एथिक्स के बारे में चीज़ों को ध्यान रखें और उसके बेसिक पे लर्निंग ले। देखिए, अगर आपको याद हो, बचपन में हमारे पास एक क्लास होती थी जिसे हम मॉरल साइंस की क्लास कहते थे। अब ये स्टूडेंट्स को क्यों सिखाया जाता था कि जब वो बड़े हो जाएं तो उनको ऑनेस्टी का मतलब पता हो, उनको बड़ों की या सबकी रिस्पेक्ट करने का मतलब पता हो। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर टॉट अंडर द सब्जेक्ट ऑफ मॉरल साइंस। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे वो मॉरल रीजनिंग से रिलेटेड थे ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। अभी आपको हो सकता है इंपॉर्टेंस ना लग रही हो, बट जब ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, हो सकता है कल आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लॉरेंस कोलबर्ग किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ दीज पर्सन हैव प्रपोज द थ्योरी ऑन मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ पे आपके काम आएगा। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ इनके बारे में दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो जो वर्मल लर्निंग का कंसेप्ट था वो डेविड ऑसुबेल साहब ने दिया था। ठीक है, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन था, बट आपको एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो जितना आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे इनके बारे में, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल ओनली। ठीक है, चलो, लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आई वुड से द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम इज एसोसिएटेड विथ डैश। किस से एसोसिएटेड है पैराडाइम का कंसेप्ट? पैराडाइम का मतलब क्या होता है? मतलब होता है चेंजेस इन द पैटर्न। ठीक है, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो रिसर्च के अंदर हो या फिर वो ट्रेड के अंदर हो या फिर वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हो। हम बेसिकली क्या कहते हैं, अगर आपको एक लाइन बताऊं मैं, ट्रेड हैज़ गॉन अ पैराडाइम शिफ्ट। ये आपने लाइन जरूर पढ़ी होगी जब आपने इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर पढ़ा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेड के पैटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हुआ है, बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। पहले हमारे जो थे वो ट्रेड बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, हम बैरियर्स के बारे में बात करते थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज। तो यहाँ पे पैराडाइम का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो अब आपको क्या बताना है कि ये पैराडिम का जो कॉन्सेप्ट, हम पैराडाइम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये किसने ये कंसेप्ट दिया था, किससे ये एसोसिएटेड है? इज इट इम्रे लैकोटॉस, इज इट कार्ल पोपर, इज इट आर ए फिशर और इज इट टी एस कून? अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, दो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देने वाला हूं, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर ए फिशर के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर फिशर्स इंडेक्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, लाशपेरे पार्शियरे मेथड, जब आपने इंडेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा होगा अपने 11th-12th में या फिर स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वहां पे ये आता है। सो दिस इज अ पर्सन हु इज रिलेटेड विद स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो पहला पर्सन है ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो सैंपल एलिमेंट होता है उसके कंसेप्ट से रिलेटेड है, विच आई होप इज वेरी क्लियर टू यू। जब हम इम्रे लैकोटॉस के बारे में बात करते हैं, सो दिस पर्सन इज अ मैथमेटिशियन।
ये बहुत ही एक फेमस मैथमेटिशियन है। देखो मैंने भी गूगल मारा, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ याद रहता है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, बट द बेसिक आइडिया इस अप्रोच क्या है कि ऐसा कोई नया नाम आता है, थोड़ा-सा उसके बारे में आप जानकारी ले लें। तो ये एक मैथमेटिशियन है जो बेसिकली बात करते हैं कि जो प्रूफ्स होते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स, लेट्स से पाइथागोरस थ्योरम हो गया या और चीज़ें हो गई, उनके बारे में जो स्टडीज़ होती है, उस पे इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। नॉट स्पेसिफिकली पाइथागोरस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बट ये उस तरीके के मैथमेटिशियन है जो प्रूफ्स को इवैल्यूएट करते हैं, एविडेंस देते हैं या फिर उसको रिफ्यूट करते हैं कि नहीं, ये जो प्रूफ आपने निकाला है ये गलत है। वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर मैं कार्ल पोपर के बारे में बात करूं तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ही इज अगेन अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिशियन ओनली। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है बाय डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट बिटवीन साइंस एज वेल एज नॉन साइंस। ठीक है, हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें साइंटिफिक हैं और कुछ चीज़ें लोगों की मनगढ़ंत कहानियों पे बनी हुई हैं, तो ये बेसिकली उस पर रिसर्च करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या चीज़ें साइंस से रिलेटेड हैं और क्या चीज़ें नॉन साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने पैराडाइम के बारे में बात की थी, ही वॉज टी.एस. कून, ही समबडी रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया। देखिए डिटेल में मत जाइए, बट ब्रॉड आइडिया रखिए ताकि ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसका सही आंसर दे पाए। ठीक है, चलो नाउ विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यहां पे मैं पीगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको समझाने वाला हूं बहुत ही बेसिक मैनर में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज पर पीगेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज एंड बिगिंस टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ही बेसिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट एक बच्चा एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे होता है, चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है कि आप उसको सिंबल्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको भूख लगी है तो आप उसको इशारे सिखाते हैं, उसको वॉशरूम जाना है तो आप उसको कुछ इशारे समझाते हैं, एंड उसके बेसिस पे वो आपको सिंबल्स देने लगता है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, एज पर पीगेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड लर्न्स थ्रू रिफ्लेक्सेस, सेंसेस एंड मूवमेंट एक्शन ऑन द एनवायरमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मलाइज जो ऑपरेशनल स्टेजेस होती हैं वहां पे चाइल्ड रिफ्लेक्सेस, सेंस ऑर्गन से या फिर मूवमेंट से चीजों को ग्रास्प करता है, चीजों को सीखता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप तुक्के नहीं मार सकते, आपको पता होना जरूरी है कि ये 4 स्टेजेस क्या हैं और कौन कौन सी स्टेजेस में क्या क्या एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये पता है, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं एक सेशन के अंदर, तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, अदरवाइज लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज स्टेजेस एंड देन वी कैन मूव टू द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज बिल्कुल नेसेंट स्टेज होती है जहां पे सिर्फ सेंस ऑर्गन्स, तो यहां पे हम एक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिंबल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सेंस ऑर्गन्स कि आपको बच्चा छू के, टच करके, फील करके बताता है कि व्हाट डज ही वांट। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वो आवाज कर रहा है, शोर कर रहा है, तो बेसिकली पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या है, द फर्स्ट स्टेज इज योर सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, सेंस ऑर्गन और एक्शंस के बेसिस पे। वो एक्शन करेगा, वो रोएगा, वो सेंस ऑर्गन्स के बेस पे आपको इम्यूलेट करना सिखाएगा कि भाई मुझे भूख लगी है या मुझे वॉशरूम जाना है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपन। आई एम वेरी श्योर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर देयर विद अस हु हैव अ बेबी, ठीक है, नोज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और उनके लिए टॉपिक समझना बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, सेकेंड इज योर प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक होता है। यहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेज। यहाँ वो सिंबल दिखाना शुरू कर देता है, सेंस ऑर्गन से एक लेवल आगे बढ़ जाता है, एंड दैट इज नोन एज द प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम थर्ड स्टेज कहते हैं ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये होती है 7 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स के बीच में। यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, थोड़ा बहुत वो लॉजिक का इस्तेमाल करने लगता है। आपने बच्चों को देखा होगा, जैसे वो 8-9 साल के होते हैं, थोड़ा बहुत वो लॉजिक लगाने लगते हैं कि पापा मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ तो गाड़ी तेज चलती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू मस्ट हैव सीन अराउंड यू, कि बेसिक लॉजिक उनको समझ में आने लगता है और वो बात करने लगते हैं। बेसिकली दे हैव स्टार्टेड कॉन्वर्सिंग। ठीक है, कॉन्वर्सेशन उनका स्टार्ट हो जाता है। लास्ट स्टेज इज योर फॉर्मल ऑपरेशनलाइजेशन स्टेज, जो होता है 12 साल के बाद, जिसे हम टीनेज भी कहते हैं। 13 ईयर्स से आपका टीनेज शुरू हो जाता है और उसके बाद लगातार आपके अंदर डेवलपमेंट होते रहते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर वो मेंटल डेवलपमेंट हो। इस टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो वर्ल्ड को एक
थिंकिंग के अप्रोच से देखने लगता है, वो अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करता है और उसके बेसिस पे एग्जामिन करने लगता है और आपसे साइंटिफिक रीजन मांगता है. नाउ हिज अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन लॉजिक्स. आप अब उसको सिर्फ लॉजिक नहीं दे सकते, आपको उसको साइंटिफिक रीजन समझाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछेगा कि भाई बॉल ऊपर गई तो बॉल नीचे आ रही, तो आपको उसको साइंटिफिक रीजन देना पड़ेगा कि बेटा ये ग्रेविटी की वजह से होता है. एंड दैट इज हाउ चाइल्ड लर्न्स. तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, इट इज गोइंग टू बी साइंटिफिक रीजनिंग एंड थिंकिंग विच इज गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है, अब आई बिलीव कि आपको चारों स्टेजेस पता चल गए, ईयर्स पता चल गए और आपको ये भी पता चल गया कि उस टाइम पे किस एलिमेंट का यूज किया जाता है फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज. ठीक है, अब अगर हम वापस जाते हैं तो हमको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कि भाई रिफ्लेक्सेस, सेंसेस और मूवमेंट का एक्शन नहीं किया जाता. ये कहां पे कौन से स्टेज में किया जाता है, ये किया जाता है सेंसरी मोटर के अंदर. ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बिकॉज प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. ये हम अभी पढ़ के आए हैं. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. ठीक है, दो वी हैड अ लीव टुडे, गुड फ्राइडे है, बट स्टिल आई थॉट कि नहीं, आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सेशन रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए. एंड आई एम सिटिंग विथ यू इन द चैट बॉक्स, तो आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं. एंड ऑल्सो लेट मी नो योर स्कोर, बिकॉज हमारी यही कोशिश है कि ये 10 क्वेश्चन हम बिल्कुल डिटेल तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरह पढ़ें. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और आपको अप्रोच भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई ऑप्शन दिखता है, जैसे अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चंस के अंदर दिखाया, तो आप उसको किस तरीके से थोड़ा बेसिक पढ़ पढ़ के तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होगी. ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको लगता है कि आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Also, let me know your score in the comment section. I'm sitting in the chat box in the comment section, taking your doubts and applauding you for your continuous and consistent performance. ठीक है? Till then, take very good care of yourself. कल मिलेंगे with a similar session, but that is going to be a live session on research aptitude. तो प्लीज़ उसको अटेंड करना ना भूलें 7 बजे. Till then, take care, good night and bye bye.